क्वांटम थ्योरी को अच्छी तरह से समझ लेने के बाद, क्वांटम नंबर्स को अच्छी तरह समझ लेने के बाद, शेल, सब शेल और ऑर्बिटल का कंसेप्ट सही से समझ लेने के बाद, अब हम आगे हैं कि कैसे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन एडजस्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो क्वांटम नंबर जिसने नहीं पढ़ा है वो दोबारा पढ़ ले, जिसको भूल गया है वो भी दोबारा पढ़ ले, क्योंकि क्वांटम नंबर यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं। हमने शेप्स की भी बात कर ली, उन शेप्स को भी आप देख लें, क्वांटम नंबर वाले लेक्चर में भी होंगी। और एक मैंने अलग से आपको फुल फ्लेज्ड लेक्चर दिया था जिसमें क्वांटम नंबर को यूज़ करके हमने शेप बनाई थी। ठीक है, तो जितना भी है, अगर कुछ भी आपका छूटा हुआ है तो उसे रिवाइज कर लें। ठीक है, क्योंकि अब हम रूल्स ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल में जा रहे हैं। नया टॉपिक है हमारे लिए और इसके लिए बैकग्राउंड पता होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने उसे बहुत डिटेल में पढ़ा है। इतनी डिटेल में पढ़ा है कि हमने बार बार उन चीज़ों की बात की है कि आप कुछ भी आपके लिए अननोन ना रहे। तो प्लीज़ आप उसे रिवाइज कर लें अगर आप में से कोई भी चीज़ उसमें छूटी है किसी की भी। ओके, रूल्स ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स की बात करेंगे। मतलब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ जा रहे हैं हम। ठीक है, आप ये समझिए कि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करते हैं। हम अभी तक उस चीज़ के लिए बेस बना रहे थे, इसीलिए हमें पता करना पड़ा ऑर्बिटल क्या होते हैं और ऑर्बिट्स क्या होते हैं या शेल्स क्या होते हैं, सब शेल्स क्या होते हैं। तो हमने पक्का कर लिया है अब, और हमें फाइनली ये पता लग गया है कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एडजस्ट किए जाते हैं, और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और एक सब शेल में बहुत सारे ऑर्बिटल हो सकते हैं। वो किससे फाइंड किया जाता है, वो उसकी एम वैल्यू से फाइंड किया जाता है, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। तो जिसके जितने ज़्यादा क्वांटम नंबर आएंगे मैग्नेटिक वाले, उसकी उतनी ज़्यादा ओरिएंटेशन हो सकती है ऑर्बिटल्स की। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ आ रही हो, और ये बात आपको तभी समझ आएगी जब आपने क्वांटम नंबर अच्छे से पढ़े होंगे। ठीक है, और नोट्स बनाए होंगे साथ में। सो रूल्स ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स में हम मेनली 3 रूल्स की बात करेंगे। ठीक है, एक होगा उसमें ऑफ बोज प्रिंसिपल। ऑफ बोज प्रिंसिपल जो है, इसमें एक एडिशनल रूल होता है, हम उसकी बात तभी कर लेंगे। ठीक है, तो इसे हमें एक ही रूल मानेंगे। उसके बाद पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की हम बात करेंगे, और हुन्स रूल की बात करेंगे हम। ठीक है, तो ये सब रूल्स जो हैं इनकी हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ऑफ बोज प्रिंसिपल होगा। अब ऑफ बोज प्रिंसिपल क्या कहता है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया जाता है ऑर्बिटल्स में। ठीक है, ये पहला बेसिक रूल है हमारा, तो इसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये बात कर लेंगे कि ऑफ बोज प्रिंसिपल है क्या और इसे कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, उसे कैसे यूज़ किया जाता है, और हुन्स रूल क्या है, उसे कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ उस पर ध्यान दें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ऑफ बोज प्रिंसिपल है ये किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है। इसका नाम, ये जो रूल है इसका नाम किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है। ऑफ बो जो है, AFBAU, ऑफ बो जो एक है, एक नॉर्मल सा वर्ड है, एक लैंग्वेज का, जर्मन या जर्मनी में जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है उसका एक नॉर्मल सा वर्ड है ऑफ बो। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाते हैं, मतलब जो हमारी क्वांटम थ्योरी है उसमें इलेक्ट्रॉन्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करके एटम बनाया जाता है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ना मॉडल ऑफ एटम, इसलिए। तो ये कभी कभी डायरेक्ट जो आपका एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बार शायद नीट में भी एक आध बार ये क्वेश्चन आ गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट बेस्ड ऑन अ साइंटिस्ट्स नेम। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे जिसमें से एक ऑप्शन आपका ऑफ बोज प्रिंसिपल भी होगा। तो ऑफ बो प्रिंसिपल किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है। तो ये हिस्ट्री थी इसकी। अब ऑफ बो प्रिंसिपल कहता क्या है। ऑफ बो प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए, ठीक है, वो मैं ये नहीं बोल रहा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, लेकिन आप ऑटोमेटिकली समझ लीजिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तभी ये प्रिंसिपल यूज होगा। तो ये क्या कहता है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं एक एटम में जो अपने ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एटम के अंदर तब एडजस्ट किए जा रहे हैं जब वो एटम एक्साइटेड नहीं है। ठीक है, जब वो ग्राउंड स्टेट में, उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है कोई।
ओके, हैविंग सेड दैट, जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं एक एटम में, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कोशिश करते हैं कि सबसे लोएस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिट में जाएं। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री का रूल है, हर चीज स्टेबल होना चाहती है, लोएस्ट एनर्जी अटेन करना चाहती है हर चीज। रिएक्शन होते हैं वो भी इसलिए होते हैं ताकि एक्स्ट्रा एनर्जी खत्म हो जाए और जो नई चीज बने वो स्टेबल बने। नेचर का भी यही रूल है, चीज एनर्जी लूज करके स्टेबल होना चाहती है। नदियां क्यों फ्लो करती हैं? नदियां फ्लो करती हैं कि जो पानी में काइनेटिक एनर्जी है वो खत्म हो जाए कहीं जाके और पानी एक जगह पे स्टिल हो जाए। ठीक है, स्टेबिलिटी चाहता है पानी भी। बारिश क्यों पड़ती है? क्योंकि जो पानी बहुत हाइट पे होता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है, और जब वो गिरता है वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और फाइनली जब वो धरती पे आके गिरता है तो वो स्टेबल हो जाता है, उसमें कोई एनर्जी नहीं बचती। ठीक है, ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हर चीज लाइफ में स्टेबिलिटी मांगती है। वैसे ही केमिस्ट्री भी स्टेबिलिटी के रूल्स पे चलती है। तो इलेक्ट्रॉन भी चाहेगा कि सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल मिल जाए ताकि वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो हुन्स रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और ऑफबोस प्रिंसिपल हमें यही बताएंगे कि एक एटम में कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड करें ताकि वो एटम जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल हो। ठीक है, तो पहला रूल ऑफबोस प्रिंसिपल की हम बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन हमेशा लीस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल में पहले ऐड किया जाता है, और फिर जितने इलेक्ट्रॉन बाकी बचे एक के बाद एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड किए जाते हैं। इंक्रीजिंग मतलब सबसे पहले जिसकी सबसे कम एनर्जी होगी उसके बाद उसमें ऐड किया जाएगा, फिर उसके बाद जिसमें उससे थोड़ी ज़्यादा एनर्जी होगी उसमें, फिर उससे थोड़ी ज़्यादा, ऐसे ऐसे करके। तो यानी सबसे कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाते हैं, और ऐसे ऐसे बढ़ते हुए जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी उसमें सबसे लास्ट में एनर्जी, उसमें सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाते हैं। अब हमें ये तो पता लग गया कि जिस ऑर्बिटल में सबसे कम एनर्जी होती है उस ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन डाले जाते हैं। लेकिन हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन से ऑर्बिटल में कम एनर्जी होती है? ठीक है, तो यहीं पे आता है एक सेकंड रूल आता है ऑफ बोस प्रिंसिपल के अंदर ही, जिसे हम N+L रूल कहते हैं। ठीक है, और इस N+L रूल को क्या भी कहा जाता है? बोहर बरीज रूल। बोहर बरीज रूल या फिर N+L रूल। अब बोहर बरीज रूल या फिर N+L रूल क्या कहता है? ये कहता है कि एक ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी होगी, एक्चुअली बताता है कि कौन से ऑर्बिटल की कितनी एनर्जी होगी। तो एक ऑर्बिटल की एनर्जी उतनी होगी जब हम उसके n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को ऐड कर दें उसके l यानी एजिमुथल क्वांटम नंबर से, तो जो आंसर हमें मिलेगा वो बताएगा कि इस ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी है। ठीक है, मान लिया हमने। हम इसे कैसे अप्लाई करते हैं वो भी हम देखते हैं। इसमें एक एडिशनल रूल एक और है कि मान लीजिए N+L हमने एक ऐड कर दिया किसी भी ऑर्बिटल का। ठीक है, अगर दो या दो से ज्यादा ऑर्बिटल्स या कितने भी ऑर्बिटल्स की अगर N+L वैल्यू सेम आई तो फिर क्या करें? फिर तो बोलेंगे कि एनर्जी सेम है। फिर कौन से ऑर्बिटल को लोअर एनर्जी माना जाएगा? फिर उस ऑर्बिटल को लोअर एनर्जी माना जाएगा जिसकी n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटी होगी। इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसको आराम से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए S, P, D, F, G ऑर्बिटल्स हैं या S, P, D, F, G सबशेल्स हैं। S की n वैल्यू क्या होती है? 1, P की n वैल्यू होती है 2, D की n वैल्यू होती है 3, F की n वैल्यू होती है 4 और G की n वैल्यू होती है 5। हमें पता है कैसे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे जैसे ये एनर्जी लेवल बढ़ता है तो एक एक शेल ऐड होते रहता है और एक एक सब शेल उसमें ऐड होते रहता है। तो हमने ये क्वांटम नंबर में बात की हुई है, तो आपको अब ये पता होना चाहिए। और वैल्यू ऑफ L जो है वो कैसे फाइंड होगी? S की वैल्यू ऑफ L होती है 0, P की होती है 1, D की होती है 2, F की होती है 3 और G की होती है 4। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे आ रही है। ठीक है, अब अगर हम इसे एक टेबल बनाएं, N+L टेबल बनाएं, तो हम कुछ ऑर्बिटल्स ले लेते हैं या कुछ सबशेल्स ले लेते हैं। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s। अब हम इन्हें क्या करेंगे? हम इन्हें इंक्रीजिंग एनर्जी में
अरेंज करें। वो कैसे बनाएंगे, n प्लस एल रूल करके, तो ताकि आपको पता लग जाए कि n प्लस एन रूल अप्लाई कैसे हुआ और ऑफ बोस प्रिंसिपल क्या कहता है। ठीक है, अब अगर 1s की n प्लस एल वैल्यू हम लें तो वो 1 होती है, 2s की 2 होती है, 2p की 3 होती है, 3s की 3 होती है, 3p की 4 होती है, 3d की 5 होती है, 4s की 4 होती है, 4p की 5 होती है, 4d की 6 होती है, 4f की 7 होती है, 5s की 5 होती है। अब एक चीज नोटिस करिए, इसमें बहुत सारे ऑर्बिटल्स की वैल्यू सेम आ रही है n प्लस एल, जैसे 2p 3s, इनकी वैल्यू कैसी आ रही है, सेम आ रही है 3 3। और अगर हम देखें 3p और 4s की वैल्यू भी सेम आ रही है 4, 3d 4p इनकी वैल्यू भी सेम आ रही है, 5s की भी इनके साथ सेम वैल्यू आ रही है, यानी 5 वैल्यू आ रही है। अब हम क्या करेंगे, फिर दूसरा रूल अप्लाई करेंगे कि जिसकी n वैल्यू कम होगी वो पहले आएगा ऑर्डर में। तो अगर हम इनका एक इंक्रीजिंग ऑर्डर का एक वो चार्ट बना लें तो कैसे मिलेगा, 1s पहले आएगा, 2s उसके बाद आएगा। अब जो 3 वैल्यू वाले हैं यानी 2p और 3s, इसमें से n किसका छोटा है, 2p का, यानी 2p में n क्या है 2 और 3s में n क्या है 3, तो किसकी n वैल्यू छोटी है 2p की, तो 2p पहले आ जाएगा, फिर 3s, वैसे ही फिर आएगा 3p क्योंकि उसकी वैल्यू 4 है, 4 और किसकी वैल्यू है 4s की। ठीक है, तो 4s भी आ जाएगा इसके बाद। अब 3p और 4s की वैल्यू सेम थी 4 4, लेकिन हमने 4s को बाद में क्यों लिखा, क्योंकि उसकी n वैल्यू ज़्यादा थी। उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में 5 5 कितने ऑर्बिटल्स की वैल्यू है 3d की और 4p की और 5s की, तो हम क्या करेंगे, जिसकी n वैल्यू कम होगी उसको पहले लिख देंगे, यानी हम पहले लिख देंगे 3d को, फिर लिख देंगे हम 4p को, और फिर हम लिख देंगे 5s को। वैसे हम आगे जाएं 4d आएगा उसके बाद, और फिर क्या होगा, फिर और ज़्यादा ऐड होते रहेंगे ना, क्योंकि ये कम थोड़ी हैं, ये तो बहुत सारे सब शेल्स हैं। हम जितना आगे चलते जाएं उतने ज़्यादा जो है वो हम n प्लस एल वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, और जिनकी जिनकी वैल्यू जो है बराबर आती रहेगी या कम ज़्यादा आती रहेगी, तो हम एक बहुत लंबा एक चार्ट बना सकते हैं। हमने तो छोटे से पोर्शन की बात की ना, तो इस छोटे से पोर्शन में हमें क्या मिला, एक चार्ट मिल गया जिसमें इंक्रीजिंग एनर्जी का जो ऑर्डर है वो क्या था, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d एंड सो ऑन, क्योंकि चलता जाएगा आगे। तो आपको एक आइडिया मिल गया कि कैसे जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया गया है। बस ऑफ बोस प्रिंसिपल क्या कहता है कि मान लीजिए अगर हमें इलेक्ट्रॉन डालने हैं किसी एटम में, मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, तो पहले s में डाले जाएंगे 1s में, फिर उसमें से जो बच जाएंगे वो 2s में डाले जाएंगे, अगर फिर भी कुछ बच जाता है वो 2p में डाला जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही फिर हम समझ सकते हैं अगर 20 इलेक्ट्रॉन हो गए किसी में, तो हम ऑर्डर के हिसाब से चलेंगे, पहले 1s में 2s में 2p में 3s में, फिर भी कुछ बच जाएगा तो 3p में, फिर कुछ बच जाएगा 4s में। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का पहला आइडिया मिल गया और पहला रूल भी मिल गया। पहला रूल क्या होता है, 2 रूल्स और हैं और पढ़ेंगे, उनसे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी इसमें। इस रूल को बहुत डिटेल में बताने का रीज़न ये था ताकि आप एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को समझ सकें कि ये होती क्या है और ये रूल्स क्यों बेनिफिशियल हैं हमारे लिए। ठीक है, तो पहले हमने बात की ऑफ-बोस प्रिंसिपल की। ऑफ-बोस प्रिंसिपल क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हुए सबसे लीस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डाला जाता है। ठीक है, उसके बाद कुछ बच जाएं तो उसके हायर वाले में, उसके बाद कुछ बच जाएं तो उससे हायर वाले में, तो ऐसे ऐसे करके हम चलते रहते हैं। फिर हम डिसाइड कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम बन जाएगी ना, हमें अगर पता ही नहीं होगा कि कौन से सब शेल की या कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, तो हम कहाँ डालेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। तो उसके लिए एक नया रूल हमने इंट्रोड्यूस किया, n प्लस एल रूल, जो बोहर ने दिया था और उनके साथ एक और साइंटिस्ट थे बरी, बोहर बरी रूल भी कहा जाता है इसे। तो उन्होंने ये कहा था कि एनर्जी हम कैसे डिसाइड करेंगे, n प्लस एल ऐड करेंगे हम हर एक शेल का, तो जिस शेल की n प्लस एल वैल्यू कम आएगी वो उसकी एनर्जी कम होगी, जिसकी उससे ज़्यादा आएगी वो उसकी थोड़ी ज़्यादा, ऐसे ऐसे करके हमने चार्ट देख लिया। ठीक है, जिनमें भी n प्लस एल वैल्यू सेम आए, उनमें जिनमें n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी को कम माना जाएगा दूसरे से,
तो वो दोनों रूल्स अप्लाई करके हमने एक चार्ट बना के देखा और उस चार्ट से हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो कैसे शेप लेती है। ठीक है, तो पहला रूल ये था। इसके बाद हम हुंस रूल और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की भी बात करेंगे। तो आप इस रूल को प्लीज़ प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट रूल हम इसके बाद कंटिन्यू करेंगे।